नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे कोरोना पर पलटवार। सर्दियां शुरू होने के साथ ही भारत में शादी विवाह समारोह का सीजन शुरू होने से बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ गई है। साथ ही फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आने वाले समय में कोरोना से क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूं तो हिंदुस्तान में पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं, पर इस साल कोरोना के कारण हर त्योहार की रौनक फीकी रही। अब अनलॉक के बाद हिंदुस्तान में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है और शादियों की सीजन भी शुरू होने के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। इन सबके साथ लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, जो भारत के लिए चिंताजनक है। भारत के कई राज्यों में फेस्टिवल सीजन के कारण कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए खासकर यूपी में रोजाना सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें कोरोना से बचाव और इसके खतरों से अवगत कराया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 5 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 5 हफ्तों में कोरोना से डेथ रेट में गिरावट आई है। अब देखना है कि सरकार और प्रशासन खराब हो रही परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और प्रदेश में त्योहारों और सर्दियों के चलते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए अब फोकस सैंपलिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें दुकानों, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, धर्मस्थलों के लोगों के नमूने लिए जाएंगे और हर जिले में रोजाना 30% RT-PCR और 50% एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। 15 दिन के विशेष अभियान के लिए सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पड़ोस के राज्यों और कई देशों में कोरोना संक्रमण दोबारा से फैलता नजर आ रहा है। यूपी में केस ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ऐसे लोग जो लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं उनकी जांच करने का फैसला किया गया है और इससे कोरोना संक्रमितों को बाजार से हटाया जा सकेगा, जिससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। 30 अक्टूबर को टेम्पो और 3 व्हीलर के ड्राइवर, रिक्शा वाले चलाने वाले, उनका सैंपल लिया जाएगा। 30 अक्टूबर को, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, बहुत सारे मेहंदी लगाने वाले बैठते हैं, तो जो लोग मेहंदी लगाते हैं या और जो ब्यूटी पार्लर के लोग वाले हैं, उन लोगों की सैंपलिंग की जाएगी 30 अक्टूबर को। 31 को मिठाई के दुकानों में सैंपलिंग की जाएगी। 1 नवंबर को रेस्टोरेंट्स में सैंपलिंग की जाएगी। 2 नवंबर को जो हमारे धर्मस्थल हैं वहां पर सैंपलिंग की जाएगी। 3 नवंबर को जो शॉपिंग मॉल्स हैं और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। 4 नवंबर को जो गाड़ियों की दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं वहां सैंपलिंग ली जाएगी। तो इस तरह से 12 नवंबर तक का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है और प्रतिदिन फोकस सैंपलिंग होगी, जिससे कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे लोग संपर्क में अभी आएंगे त्योहारों के मौसम में और जिनसे लोगों को संक्रमण प्राप्त हो सकता है या संक्रमित लोग हो सकते हैं या वो संक्रमण फैला सकते हैं, ऐसे लोगों को हम फोकस सैंपलिंग करके पहले ही निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो संक्रमित व्यक्ति है वो बाजार में न हो, वो बैठा न हो, दूसरों को संक्रमित न करे। इसके लिए बहुत ही सोच समझकर एक अभियान बनाया गया है जो कल से प्रारंभ हो रहा है। और बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। इसको की खिलाफत करनी चाहिए और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है
और कलंक है भारत माता के माथे के ऊपर कि ऐसे पब्लिक के बीच में, सड़कों में जहां हजारों लोग वहां पर हैं और उनके बीच में कोई मार करके किसी बेटी को कि आप यदि मजहब नहीं बदलेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो एकदम दरिंदगी की पराकाष्ठा है। साध्वी प्रज्ञा ने तो बाबा रामदेव को आपने सुना जो बल्लभगढ़ मामले को लेकर अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल हम आज कोरोना की दूसरी लहर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है जो फ्रांस और दूसरे दीगर मुल्कों में भी देखी जा रही है, जिसकी चपेट में बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें भी हो रही हैं। वहीं भारत में भी क्योंकि त्योहारी सीज़न शुरू होने वाला है और बड़ी तादाद में ये भी देखने को मिल रहा है कि इस वक्त लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, बिल्कुल भी बड़े पैमाने पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं कोरोना को लेकर अब जैसे पहले सीरियस थे, अब उतना सीरियस साफ तौर पे नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोरोना से एक तरफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग को लोग किस तरह से ले रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संक्रमण की दूसरी लहर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। महामारी से छुटकारा कब मिलेगा ये अभी भी सवाल है, जिसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। हमारे साथ गोपाल तुलसियान समाजसेवी हैं, कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल तुलसियान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। गोपाल जी, क्या कहेंगे, कोरोना जिसने पूरे देश दुनिया को हिला के रखा है और अब हम उसकी दूसरी लहर पे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़मीनी हकीकत भी देख रहे हैं कि लोग अब उतना कोरोना को लेकर सीरियस नहीं रह गए हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और इन सब के बीच दूसरी लहर की बात की जा रही है। ये कितना खतरनाक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए कि आपके साथ मैं आज इस वार्ता में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं तो कोरोना काल को दो पीरियड में बांटूंगा, एक लॉकडाउन और एक अनलॉक पीरियड। लॉकडाउन का मतलब जब शासन सख्ती के साथ हम लोग कार्य करा कि हम लोग अगर बगैर मास्क के निकल रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, कर्फ्यू के दौरान निकल रहे हैं, तो पुलिस हमको हड़काती, डंडे आती, एक आदमी से चला से बैठक भी लगती है और इन चीजों को प्रसारित। तो गोपाल तुलसियान जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही मची है। एक दिन में 523 मौतें हुई हैं, 33,417 मामले सामने आए हैं, और अब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत में भी क्योंकि मौसम बदल रहा है, लिहाजा कोरोना की दूसरी मार देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्योहारी सीज़न है। गोपाल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? गोपाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा। जी, आपकी आवाज़ उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं चाहूँगा अब अपनी बात को आप मुकम्मल करें। हम लोग सख्ती नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको खुद कर, और इसके लिए समाजसेवी संस्थाएं, इनका अधिक महत्व है कि हम लोग लोगों में जागरूकता कैसे लाते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग ढंग से मास्क नहीं पहन रहे हैं, या बिल्कुल भी मास्क को ढंग से पहनना, सर, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही। मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संक्रमण की दूसरी लहर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं। कोरोना से लड़ने को लेकर एक तरफ तैयारी की बात तो की जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब जब हम देख रहे हैं, आप देखिए सड़कों की बात की जाए या भीड़ भाड़ वाले जगहों की बात की जाए, अब ना लोग मास्क पहनते नज़र आ रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। ये तब जबकि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। तो फिलहाल कोरोना से जंग जारी है, और इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात साफ तौर पे इस वक्त रख सकते हैं।
नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में जुड़िए और अपनी बात को रखिए। कोरोना से लड़ने को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। 3:30 बजे आपने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी मुख्य सचिव स्वास्थ्य, जहां पर तमाम जानकारियां भी थी और जो लगातार अब दी भी जाती हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। और उन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ज़मीन पर लोग जो हैं अब कोरोना को लेकर उतनी सीरियस साफ तौर पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ना लोग बड़ी तादाद में मास्क पहन रहे हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं फ्रांस में आपको बता दें कोरोना ने दूसरी दस्तक दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग संक्रमित भी हुए हैं। क्योंकि अब त्योहारी सीज़न शुरू होने वाला है, लिहाजा लोग बाज़ारों में भी जाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में भी आएंगे। तो अब ये ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा लोगों से एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखें। इसके बारे में कहा जाता है 2 गज़ की दूरी, और ये बहुत है ज़रूरी। और साथ ही साथ हम हाथों को सैनिटाइज़ करें और साथ ही साथ हम मास्क भी लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम संक्रमण को रोक सकते हैं, जैसा कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार ये बात भी कही जाती है। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात साफ तौर पे रख सकते हैं। हाँ रानू भाई, कोई गेस्ट वेस्ट तो है? लगातार फ्लैश हो रहे हैं। महामारी से छुटकारा कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोरोना से लड़ने को सरकार तैयार है। डॉक्टर आकाश माथुर SGPGI लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आकाश माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सर, हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, ये दूसरी लहर के बारे में क्या जानकारी आप देख सकते हैं? क्योंकि फ्रांस में भी और दीगर मुल्कों में भी हमने देखा है कि कोरोना की दूसरी लहर आई है, जिसकी चपेट में बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, और भारत में भी अब इसकी अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? फ्रांस की बात करें तो वहाँ दूसरी, और हमारे खुद के ही देश की हम बात करें तो केरला को शुरू में एक प्रदेश ऐसे मॉडल के रूप में बताया जा रहा था। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि केरला मॉडल की बात हो रही थी कि कैसे केरला ने कोरोना के ऊपर जीत दर्ज की। और इन सब बातों के बीच अभी हम देख रहे हैं कि केरला में दोबारा से जो दूसरी लहर आई है, उसमें प्रतिदिन हजारों केस फिर से पाए जा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि यूपी में ये बात निश्चित तौर नहीं पड़ेगी कि हम काफी हद तक इसको कंट्रोल करने में कोरोना को समर्थ रहे हैं, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। और जिस तरह के रुझान आप बाजार में निकलेंगे तो देखे जा रहे हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बिल्कुल कहीं कोई बीमारी थी ही नहीं। मुझे लगता है कि वो एक खतरे का निशान है। और निश्चित अस्पतालों की बात करें तो हमने अभी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये नहीं अभी किसी को दिशा दी है कि भाई खतरा है, क्योंकि अभी भी केस आ रहे हैं, केस लगातार बने हुए हैं। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जनता के रवैये को देखते हुए कि जैसे ही त्योहार पास आएंगे, दिवाली पास आएगी, तो दोबारा से एक लहर देखने को मिलेगी हमें। तो साफ तौर पे दिवाली के आसपास के बारे में उम्मीद की जा रही है, जब बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार साहब। जी बोलिए। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इंसान गंदगी ना फैलाए और साफ सफाई विशेष तौर से ध्यान रखे, खाने पीने का ध्यान रखे और गर्म पानी पीता रहे, जिससे ये बीमारी
खास नहीं आएगी। और लोगों को सोचना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मास्क लगा के बाहर निकले, लापरवाही ना बरतें, जिससे कोरोना की महामारी दोबारा न आ सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस बीच एक और दर्शक भी हमारे साथ हैं। ठीक है, फिलहाल उमेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ डॉक्टर आकाश माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। गोपाल तुलसियान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। डॉक्टर आकाश माथुर जी, जैसा कि आपने बताया केरल मॉडल के बारे में, हमने जब पहली लहर आई थी उसमें भी हमने देखा और बड़ी मुस्तैदी के साथ उसमें लॉकडाउन की बात करें या फिर कोरोना योद्धाओं की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें, जिस मुस्तैदी से हमने जंग लड़ी और लगातार लड़ भी रहे हैं। अब दूसरी जंग की बारी आ रही है और दूसरी लहर की बारी आ रही है। इसको लेकर हम कितना तैयार हैं सर, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली तैयारी तो हम हमारा प्रयास यही है कि किसी तरीके से दूसरी लहर को आने से रोका जा सके। त्योहारों पे लोगों को हम और ज्यादा शिक्षित करें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, उनको बार बार ये चीज समझाएं कि भाई अभी खतरा टला नहीं है। लगातार लोग अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। अभी भी अस्पतालों में जो मृत्यु दर है उसमें पहले से बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। भले ही कुल केस कम हुए हों लेकिन मृत्यु दर अभी कम नहीं हुई है। तो हमारा पहला प्रयास तो यही है कि लोग दूसरी लहर को आने ही ना दें, उसके प्रति जागरूक हों और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक दूसरी लहर आने के बाद हमारी तैयारी का सवाल है, तो हमने अभी केस कम होने के बावजूद अपना, जिसे हम कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वी हैव नॉट लेट द गार्ड डाउन, कि हमने अभी किसी भी तरह की ढिलाई अस्पतालों में नहीं भर्ती है, या फिर यूं कहें कि हमने किसी भी तरह की इसको रोल बैक करना या स्टेप डाउन करना चालू नहीं किया है। जो हमारे कोविड अस्पताल भी हैं, हम सभी वार्ड अभी भी चला रहे हैं और सारे वार्ड अभी ओपन है और उसमें उतनी मैन पावर के साथ हम पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, क्योंकि हमें ये अंदेशा है कि त्योहारों के आसपास वापस से केस बढ़ेंगे। और इस बीच हमारे साथ गोपाल तुलसियान जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गोपाल तुलसियान जी, आप क्या कहेंगे इस दूसरी लहर की जो हम बात कर रहे हैं? डॉक्टर आकाश माथुर जी को भी आपने साफ तौर पे सुना, हम कितना तैयार हैं, क्या लगता है आपको सर? अभी हमारा जो पीरियड चल रहा है इसके अंदर गवर्नमेंट ने हम लोगों पे जिम्मेदारी डाली है कि हम लोग सख्ती के अलावा भी इन नियमों का पालन करें। लेकिन जैसा कि हम लोग शहर के बीच में बाजारों में देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग मास्क बगैर लगाए घूम रहे हैं या डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं और सभी जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं उनको करनी चाहिए। बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज कराना, ये सब भी बहुत जरूरी है। लेकिन यदि कुछ लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं तो जिस तरह हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए हम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़ रही है, सरकार भी अगर जबरदस्ती करती है तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए 50% लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, 50% लोग जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो ये पूरी समस्या पूरे समाज में इस बीमारी को दोबारा बढ़ा सकती है। अभी दीपावली पर हम लोग सफाई करते हैं और उस समय गर्दा बहुत अधिक होती है और ये गर्दा जो है ये कोरोना के जो भी पार्टिकल्स होंगे इनको काफी देर सस्पेंशन में रखेंगे और उस समय और जाड़े के समय हम लोगों को मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, ये सब बहुत अधिक जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर जरा सी भी हमने सावधानी हटाई और दुर्घटना घटी तो दोबारा वही चीज बढ़ने लगेगी। कहते हैं दूरी है जरूरी और हाथ धोना बार बार, कोरोना न कर पाए आप पे वार, ये बहुत अधिक है। और हम लोग सभी संस्थाओं की तरफ से सैनिटाइजर और मास्क भी बांट रहे हैं, जिसका कि हम लोगों को कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा बांटें और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो साफ तौर पे गोपाल तुलसियान जी को आपने सुना, जो समाज सेवी हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर भी देखने को मिल रही है जिसके बारे में डॉक्टर आकाश माथुर जी कह रहे हैं। आकाश माथुर जी, लॉकडाउन के हमने दौरान देखा कि लोग सीरियस थे, उनके अंदर डर था, लोग मास्क पहनते थे, हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे, सोशल डिस्टेंस बना के रखते थे। लेकिन अब जब से अनलॉक हुआ है लोगों की मानसिकता ही बदल गई है। उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को तो ऐसा लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोरोना है ही नहीं।
ये स्थिति जहां पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं कोरोना को लेकर, ये कितनी खतरनाक है? देखिए, मुझे लगता है कि ये मानसिकता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा तो इस मानसिकता पर प्रहार होना चाहिए कि एक सभी लोगों में ये उनके मन में बैठा हुआ है कि आज कितनी मौतें हुई, आज कितने कोरोना के केस पॉजिटिव आए, ये केवल उनके लिए एक नंबर है। लेकिन आप असलियत देखें तो ये एक नंबर मात्र ना होके उस परिवार से पूछे जिसने कोई अपना सगा संबंधी खोया है, वो ही आपको बता सकते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोई पहले से लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि शुगर की बीमारी, किडनी की बीमारी, या फिर उनकी उम्र ज्यादा है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लोगों को सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर ये सोचना होगा कि जो दूसरे लोगों का भी गम है उसको भी आपको समझना होगा कि लोग निश्चित रूप से अपने परिवारजनों को खो रहे हैं। और मैं ये भी देख रहे हैं हम लोग की कुछ युवाओं में भी ये भ्रांति आ गई है कि उनको लगता है कि जैसे जैसे हमने बीमारी को देखा है तो हमने ये निश्चित रूप से पाया है कि जो युवा हैं उनमें मृत्यु दर कम है, उनमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स कम हैं। तो एक युवाओं में खास तौर पर ये मानसिकता आ गई है कि हमें तो कुछ होगा नहीं, कोरोना हो भी गया तो एक माइल्ड इलनेस से जैसे वायरल होता है हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं उनको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि आप भले ही ये चीज आपकी बात सही है कि आप युवा हैं, आप में बीमारी उतनी सीवियर नहीं होगी, लेकिन आपके साथ आपके परिवारजन भी जुड़े हैं। यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, यदि आप एक कैजुअल अप्रोच के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना वो इन्फेक्शन लेके अपने घर पे जो आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, जो सीनियर सिटीजन माता पिता हैं, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव, उनके लिए भी आप एक खतरा पैदा कर रहे हैं। तो सिर्फ खुद के बारे में ना सोचें, खुद के परिवारजनों के बारे में सोचें और पूरे समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं। डॉक्टर आकाश माथुर जी, क्योंकि अब सब अनलॉक है, सब चीज़ें खुल चुकी हैं, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या फिर मॉल्स की बात करें, एक इस स्थिति में जब कोरोना वार करेगा या दूसरी लहर जो उसकी हम बात कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली, क्योंकि त्योहारी सीज़न जैसा कि आप कह रहे आने वाला है, तो अब मुख्य फोकस किस चीज़ पे होने वाला है? चाहे वो टेस्टिंग के लिहाज से हम बात करें, किस चीज़ पे मुख्य फोकस होने वाला है ताकि कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा सकें कौन लोग संक्रमित हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग की स्ट्रेटेजी हमारी मुख्यतः रहती है। उसके तहत जो टेस्टिंग है उसमें हमने पिछले काफी समय में ट्रूनेट मशीनों की संख्या भी बढ़ाई है। ट्रूनेट मशीनों से 4 से 5 घंटे में ही RT-PCR के रिजल्ट हमें अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो एंटीजन टेस्टिंग की प्रक्रिया है, एंटीजन टेस्टिंग के किट प्रोक्योर किए गए हैं। RT-PCR की टेस्टिंग कैपेसिटी भी वक्त के साथ काफी बढ़ गई है। तो अभी मुझे लगता है कि काफी एक समुचित स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था सभी अस्पतालों में हो गई है। इसके अलावा जो सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे टेस्टिंग सेंटर्स खोले हैं, तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग की समुचित व्यवस्था तो अभी हमारे पास है। अस्पतालों में बेड की संख्या भी अभी की स्थिति को देखते हुए तो कहीं कम नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस के बावजूद मुझे लगता है कि जो दूसरी लहर है उससे खुद को बचाना ही हमारे लिए सबसे प्रभावी सिद्ध होगा। तो डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं उसको गांठ बांध के रख लेनी है और कि इस कोरोना की लहर से हमें बचाना है, और जब बचाना है तो उसके लिए हमें किस तरह के इंतज़ाम, जैसा कि लगातार जो बात कही जाती है 2 गज की दूरी, ये बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये भूलना नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद भूल गए हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोरोना पर पलटवार करना, इसके लिए हमें मुस्तैद और तैयार रहने की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर आकाश माथुर जी कह रहे हैं, गोपाल तुलसियान जी कह रहे हैं। डॉक्टर आकाश माथुर जी, तमाम लोगों के ये भी सवाल थे कि हमने देखा या वो ऐसा पूछते थे कि जब उनकी जांच होती थी, किसी को टाइफाइड था तब भी उन्हें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी, किसी को मलेरिया था उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, खांसी जुकाम में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। और ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद कुछ और रोग है लेकिन उनकी भी रिपोर्ट जो है सर देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव आ जाती है? देखिए, इसमें जो एक कारण है वो सबसे बड़ा तो ये है कि जो RT-PCR का टेस्ट है वो तो काफी स्पेसिफिक टेस्ट है, तो उस पे स्पेसिफिक का मतलब है कि उस पे सवाल खड़े करना मतलब बिल्कुल ना के बराबर संभावना है। इसमें मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसमें बीमारी में 85% से 90% तक लोग एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण मुक्त रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में दिखाने आ रहा है, वो एसिम्प्टोमेटिक है मगर कोरोना इन्फेक्शन से ग्रस्त है, तो कोरोना जांच पॉजिटिव आती है। ऐसे में मरीजों को लगता है कि भाई हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है, हमारी जांच गलत आई है। तो मुझे लगता है शुरू में भी जब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी, इनिशियली जब तबलीगी जमात के बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, अधिकतर लोग उसमें एसिम्प्टोमेटिक थे, उनकी भी जांच हुई, जांचें पॉजिटिव आई, लोगों को क्वारंटीन किया गया। तो उसमें भी एक ये लोगों में बात उभर के आती है कि भाई हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमारी जांच गलत पॉजिटिव आई है। तो वो जांच गलत पॉजिटिव नहीं होती है, अधिकतर मामलों में ये रहता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, लक्षण रहित है, और यहाँ तक कि 85% मामलों में मरीज इस बीमारी में लक्षण रहित रहते हैं। तो लेकिन उस स्थिति में भी जहाँ आपको लक्षण नहीं है, लेकिन उस स्थिति में भी आप दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम है, तो यदि जांच पॉजिटिव आ रही है तो उसको निश्चित रूप से पॉजिटिव माने और उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज एक जो है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म की हम बात करते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म होता है कि बॉडी का इन्फेक्शन के प्रति क्या रिस्पॉन्स बॉडी दे रही है। एक इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसका जब रिस्पॉन्स आता है तब कई बार लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। ऐसे में ये देखा गया है कि बहुत बार शुरू के पहले हफ्ते में मरीजों को बिल्कुल कोई लक्षण नहीं रहते हैं या हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, थोड़ा हल्का बुखार होता है या फिर शरीर में बदन टूटने जैसी शिकायत होती है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता भर बीतता है, खास तौर पे 7वें से 10वें दिन के बीच में, दूसरे हफ्ते की शुरुआत में लक्षण आने लगते हैं और सांस में तकलीफ बढ़ती है। तो मुझे लगता है ये दो मुख्य कारण है जहां मरीजों को ये लग सकता है कि उनकी जांच गलत पॉजिटिव आई है। एक तो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में, दूसरा की जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, जो आगे जाके उनके सिम्टम बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इस जांच को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ट्रूनेट मशीनों में जरूर ये बात फॉल्स पॉजिटिव जांचों की आई है, लेकिन जहां भी ऐसा लगता है कि भाई ट्रूनेट मशीन का क्लिनिकल सिम्टम्स से जो कि मरीज के लक्षण है उससे मिलान नहीं हो रहा है, तो उसको सभी डॉक्टर RT-PCR की जांच करा के कंफर्म करते हैं। लेकिन RT-PCR की जांच पे मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठाया जा सकता है अभी तक, जितना हमारे पास साइंटिफिक लिटरेचर या फिर जो भी हमारे पास आंकड़े और उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। अब इस बीच श्री गोपाल तुलसियान जी, गोपाल जी भी हमारे साथ है। गोपाल जी, अब हम देख रहे हैं लॉकडाउन में तो हमने देखा कि लोग कम से कम थोड़ा सा एहतियात बरतते थे, मास्क पहनते थे, दूरी बनाते थे, सैनिटाइज करते थे कई बार दिन में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि लोग भूल ही गए हैं। ये स्थिति कितनी खतरनाक है गोपाल जी, आपको लगती है?
मेजॉरिटी पॉपुलेशन जब मास्क नहीं लगाएगी तो वो बीमारी का प्रसार करती रहेगी, तो ये बीमारी खत्म कैसे होगी? यदि सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग प्रसार को रोकेंगे, तभी बीमारी खत्म होगी। और हम लोग अपना प्रिकॉशन लेंगे तो भी एक के बाद दूसरा अगर होता रहेगा तो ये बीमारी लौट लौट के आती रहेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है, जो लोग खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूरी नहीं रख रहे हैं, उनको सरकार को फिर से थोड़ी जबरदस्ती से करानी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों को भी ये चाहिए कि जहाँ भीड़ हो वहाँ कम जाना चाहिए। अभी शादियों का सीजन आ रहा है, जिस हॉल में 400 लोग बैठ सकते हैं आम कंडीशन में, उसमें 100 से ऊपर लोग ना बैठे। अगर 200 की पार्टी है तो जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हो, उतने बड़े हॉल में होनी चाहिए, जिससे कि इस बीमारी का प्रचार प्रसार कम हो पाए। हम लोग अगर पूरे प्रिकॉशन रखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तब तक अगर ये वैक्सीन आ गई तो हम लोगों की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो गिनती 1 2 3 4 नहीं चलती है, 1 2 4 8 16 32 चलती है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, अब देखने को गोपाल जी ये मिल रहा है, लोग प्रिकॉशन भी नहीं रख रहे हैं, लोग गाइडलाइन भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करा रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन तो बहुत मेहनत कर रहा है। हम लोग 2-3 ग्रुप के साथ प्रशासन से जुड़े हैं, लेकिन प्रशासन कितना कर सकता है? जब बाजार बंद था तब तो प्रशासन बहुत कर सकता था। भाई 1 लाख आदमी के ऊपर मान लीजिए 1000 या 2000 पुलिस वाले होंगे तो वो क्या कर लेंगे? और इसलिए हम लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है और सख्ती भी नहीं हो रही है, क्योंकि हर आदमी डरता है कि सख्ती के अंदर पुलिस वालों को कई बार ज्यादा पावर मिल जाती है, मिसयूज भी हो जाता है। लेकिन कहीं सख्ती भी बहुत जरूरी होती है। तो सख्ती की वजह तो हेलमेट भी नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट भी नहीं लगा रहे हैं, तो सख्ती लगानी चाहिए मास्क के लिए भी और दूरी के लिए भी। और कभी अगर ऐसा जरूरी हो तो दोबारा से बाजार 1-1 दिन के लिए बंद करने की धमकी देनी चाहिए। और दूसरा, जो बाजार में घुस रहे हैं वो एंट्री पॉइंट के ऊपर चेकिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर की भी चेकिंग होनी चाहिए और मास्क और की भी चेकिंग होनी चाहिए। ज्यादा भीड़ हो जाए तो वहाँ पुलिस लगा के जो ग्राहक आ रहे हैं उनको लौटा दिया जाए, तो भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक व्यापारी के नाते मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन एक समाज सेवी के नाते, समाज की जिम्मेदारी के नाते यदि हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। तो समाज की जिम्मेदारी के तहत आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आकाश माथुर जी, बहुत से ऐसे काम हैं, हम दुकानों की बात करें या फिर ई रिक्शा या टेम्पो या तमाम जो व्हीकल्स की बात करें, 2 गज की दूरी भी नहीं रखी जा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है। उस स्थिति में जहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहों पर 2 गज की दूरी भी नहीं बना रहे हैं लोग, वो आखिर क्या कर सकते हैं? उन्हें किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें काम भी करना है, हमें बिजनेस भी करना है, लेकिन हमें कोरोना से भी अपने आप को बचाना है। कि सही है कि कोरोना से हमें खुद को बचाना है, तो सबसे पहले तो बाजार में जितने भी व्यापारी हैं वे खुद मास्क का प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि जितने भी ग्राहक आ रहे हैं उनको भी इस चीज के लिए टोकें कि भाई वो मास्क का प्रयोग करें। दूसरी चीज जो एक ही आती है कि प्रशासन कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहा है, तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि हर व्यक्ति को सरकार रोक पाए। और दूसरा, एक शायद कहीं ना कहीं हमारी भी एक मानसिकता ये हो गई है कि जब तक हमारा चालान नहीं होगा, जब तक हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इस मानसिकता को बदला जाना जरूरी है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि एक जनता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मैं शुरू से इस चीज का पक्षधर रहा हूं कि समाज में जितनी जिम्मेदारी शासन की है उतनी ही आम नागरिक की भी है। ऐसे में अभी बिल्कुल सही वक्त है कि जनता पुलिस या इस तर्ज पर एक ऐसा कुछ माध्यम चालू किया जाए जहां इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को जोड़ें और हर गली मोहल्ले बिजी बाजारों में हर 5 दुकानों में रोटेशन वाइज एक लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वहां पे कैसे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मैनेज हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे रोज वीडियोस या फोटोज अपलोड करें और उसको शासन मॉनिटर करे। तो मुझे लगता है ये शासन के लिए भी आसान होगा और वहीं दूसरी ओर ये जनता के ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी डालेगा कि वो खुद को एक तरीके से व्यवस्थित रखें। एक और चीज मैं लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो कि एक ऐसा पक्ष है जो आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है, समाज में लोगों को नहीं मालूम चलता है। बीमार होना केवल बीमारी का एक पहलू है। बीमार होकर जब आप अस्पताल में जाते हैं तो आमतौर पे हमें लगता है कि भाई बीमारी भले ही कम है, सिम्टम कम है, बुखार ही तो आ रहा है, सांस में ही तो तकलीफ थोड़ी सी है। लेकिन जो आप अस्पताल में देखेंगे कोरोना में जब आप जाते हैं तो कैसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्थिति आम बीमारी से भिन्न है।
आप आम बीमारी में जाते हैं, आपके साथ आपका कोई एक हितैषी, एक कोई परिवारजन रहता है। कोरोना में आप देखेंगे तो चाहे हमारा राजधानी कोविड अस्पताल हो, चाहे कोई भी और अस्पताल हो, वहां पे कोई भी परिजन या फिर कोई भी केयर टेकर, कोई भी आपका सगा संबंधी आपके साथ नहीं रहेगा। ऐसे में एक मरीज को अकेलापन भी महसूस होने लगता है। तो इस बीमारी का जहां एक शारीरिक पहलू है कि बुखार, सांस में तकलीफ, ये सब हो सकता है, इसके अलावा भी मैं आमजन को आगाह करना चाहता हूं कि इसके शारीरिक पहलू से ज्यादा इसका मानसिक पहलू खतरनाक है कि बीमारी से ग्रस्त होके अकेलेपन का जो आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, वो मैं समझता हूं कि एक और बीमारी को बढ़ा देता है। तो वो अकेलेपन से भी आप बच सकते हैं, कोविड अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, इस बीमारी का एक बहुत बड़ा मानसिक पहलू भी है। तो बड़ा मानसिक पहलू भी है इस बीमारी का, ये भी समझने की जरूरत है, जिसको साफ तौर पर आकाश माथुर जी बता रहे हैं। गोपाल जी, आकाश माथुर जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ की। अब जबकि कोरोना को ऐसा लग रहा है बहुत बड़े पैमाने पर भूल गए हैं, तो हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाने की ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है। सोशल मीडिया की बात करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ताकि के लोग कम से कम फिर से एक बार जागें, अवेयर हो चीज़ों को लेकर और कम से कम एहतियात बरतें। क्या लगता है आपको गोपाल जी? बिल्कुल, हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं, सभी संस्थाएं। हम लोगों ने जागरूक करके भी एक मंच बना रखा है जिसमें कम से कम 50 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और लायंस की तरफ से करीबन 10,000 मास्क और सैनिटाइजर बांट चुके हैं और अभी आगे भी कार्यक्रम चालू है। कल भी हम लोग रोड पे मंदिर पे एक सैनिटाइजर और मास्क बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फ बांटने का कार्यक्रम नहीं, ये जागरूकता फैलाने का ही कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लोग समझदार हैं, लेकिन अगर 25-30% लोग भी नहीं समझेंगे तो बीमारी का फैलाव खत्म नहीं होगा। तो इस चीज की बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी चैनल वाले हैं, वो बहुत जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के प्रयासों से और थोड़ी सख्ती से हम लोग काफी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, जब तक बहुत जरूरी ना हो, आदमी घर से कम निकले, जिससे भीड़ कम बढ़े। जिस एरिया में भीड़ होती है उसमें अगर हमें जाना है और हम उसको टाल सकते हैं, तो जिस समय भीड़ है उस समय न जाएं, या महीने 2 महीने अपनी खरीदों को भी टाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना को फैलाने में सहयोग न दें, और एक तरह से कोरोना को अगर हम फैलाने में सहयोग नहीं देंगे तो कोरोना कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। गोपाल जी, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, बड़ी तादाद में लोगों से आप मिलते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, कोरोना को लेकर, दूसरी लहर को लेकर जब तमाम मीडिया में या दीगर मुल्कों में हम सब बात कर रहे हैं, तो भारत का या सूबे का एक आम आदमी जिससे आप मिल रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहा है जब आप उससे पूछते हैं कि दूसरी लहर को लेकर आपको तैयार रहने की ज़रूरत है? वो क्या महसूस करता है सर? किस तरह से क्या बताता है? लोग तो ऐसे हैं कि वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए घूम रहे हैं, उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। जैसे कहते हैं कि जो मतलब, और दूसरे वो लोग हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, जिनको लगता है कि मुझे तो कोरोना होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो ठीक हो रहा है 97% लोग तो, और जो 3% है वो भी कई बीमारियों से ग्रसित होने की डर हो रही है। तो ये जो लोगों के अंदर धारणा आ गई है, वो समाज के प्रति एक विद्रोह भावना जैसी धारणा है, और इसको हम लोग को रोकना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति नहीं रोक रहा है तो उसको शासन को सख्ती से भी रोकना चाहिए। जब सख्ती हो तो हम लोगों को सख्ती का सहयोग देना चाहिए, और सख्ती के कारण भी होती है तो कुछ लोगों को गलत परेशानी होती है, ये चीज समझनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती बहुत आवश्यक है, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं सख्ती की ज़रूरत है, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं बनेगा। गोपाल जी, बात करें डॉक्टर आकाश माथुर जी, कोरोना से निपटना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच भी जिसे कह सकते हैं उसकी भी रफ्तार होनी चाहिए। मौजूदा वक्त में अगर हम आपसे जानना चाहें, राजधानी लखनऊ में या सूबे में किस तरह की टेस्ट की रफ्तार चल रही है, और आने वाले भविष्य में जब हम जिस तरह की बात दूसरी लहर की कर रहे हैं, तो जांच की जो रफ्तार है वो किस तरह की होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जांच की जहां तक बात है तो हमारा प्रदेश शुरू से ही जांच में काफी आगे रहा है, और जो आंकड़ों को भी देखें तो देश में सबसे प्रभावी तरीके से जिन प्रदेशों ने मरीजों की जांच की है उसमें
यूपी शामिल रहा है, उत्तर प्रदेश शामिल रहा है, और यहाँ तक कि कई बार हम पूरे देश में सबसे आगे भी रहे हैं जांच के मामले में। हम अलग अलग तरीकों से, आरटीपीसीआर मशीनों से, ट्रूनेट मशीनों से, एंटीजन टेस्ट से, इन सभी माध्यमों से मरीजों की जांच कर रहे हैं कोरोना के लिए। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं वक्त बढ़ रहा है, हम अपनी टेस्ट की करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। और शुरुआती दौर से अब तक देखें तो लगभग हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी दुगनी है, उससे ज्यादा कर चुके हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट हो, ट्रूनेट मशीनें भी शुरुआत में हमें एक एक ही उपलब्ध थी, लेकिन वक्त के साथ अब ट्रूनेट मशीनें भी बढ़ गई हैं। और एंटीजन टेस्ट भी जो आए हैं उसको देखते हुए अब टेस्टिंग कैपेसिटी मुझे लगता है हमारे पास समुचित है। वो कमी टेस्टिंग में तो नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग को लेकर बता रहे हैं कि सूबा बहुत बेहतर है, लेकिन इस बीच डॉक्टर आकाश माथुर जी, लोग बहुत उम्मीद बांधे बैठे हुए हैं और तमाम तरह के इसको लेकर भी सवाल हैं। जी हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं, वैक्सीन कब तक आएगी? 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि आखिर इस कोरोना वायरस की वैक्सीन कब देश में जो है वो आएगी और लोगों को नसीब होगी? देखिए, अभी तक वैक्सीन के जो शुरुआती दौर के नतीजे रहे हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं, काफ़ी आशान्वित करने वाले हैं। लेकिन निकट भविष्य में 1 महीने में, 1.5 महीने में वैक्सीन आती नजर नहीं आ रही है। हमें कम से कम ये मान के चलना पड़ेगा कि 2021 में ही हमें वैक्सीन प्राप्त हो पाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन सिर्फ वो चीज है जो कि बीमारी से हमें बचाता है, जो बीमारी को प्रिवेंट करता है, बीमारी को रोकता है। मुझे लगता है आज की तारीख में मास्क ही सबसे बड़ा वैक्सीन है। तो जरूरी नहीं है वैक्सीन एक इंजेक्शन के माध्यम से ही आपको दिया जाए। आप मास्क को भी वैक्सीन समझ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपका वैक्सीन है, और हैंड सैनिटाइज करना, हाथों को स्वच्छ रखना, बार बार धोते रहना आपका वैक्सीन है। तो मैं कहूंगा कि जो उपलब्ध वैक्सीन है अभी उनसे काम चलाएं, और हमें निश्चित ही आशा है कि आने वाले वक्त में प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध होगा। डॉक्टर आकाश माथुर जी ने कि ये भी आपके वैक्सीन है, जैसे मास्क और सैनिटाइजर, इसको भी आपको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर आकाश माथुर जी, कई मुल्क हम उनकी बात करें जहां पर उन्होंने टेस्टों के माध्यम से पूरी आबादी का टेस्ट कर लिया, और कई उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे क्या कोरोना नहीं है। उसके बाद में देखा गया वहाँ पर कोरोना ने कि जो है कोरोना के संक्रमण के मामले देखने को मिले। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? 2 कारण है। एक तो भारत जैसे बड़े मुल्क में तो सब पूरी जनसंख्या को टेस्ट कर लिया जाए, ये चीज संभव नहीं है। दूसरा ये है कि बीमारी कई बार जब शुरुआती दौर में यदि आप कुछ जांचें करेंगे तो हर जांच की किसी भी बीमारी को पकड़ने की क्षमता होती है कि किस स्थिति में वो बीमारी को पकड़ सकता है। तो ऐसे में कई बार शुरुआती दौर में टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, कई बार सैंपलिंग में एरर हो सकता है, उस वजह से टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो ये मुझे लगता है कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण मरीज पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्लिनिकली, यानी कि हमें मरीज के लक्षण ऐसे लगते हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा कोविड के या कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, उसमें रिपीट टेस्ट भी हम लोग कई बार पेशेंट का करते हैं। और माथुर जी, क्योंकि अब बहुत बड़े पैमाने पर लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं, जब वो होम क्वारंटीन हो रहे हैं तो उन्हें किस चीज़ का एहतियात रखने की ज़रूरत है? क्या खाने की ज़रूरत है? क्या चीज़, किस तरह की दवा लेने की ज़रूरत है? इसके बारे में भी कोई जानकारी दे सकते हैं आप? अभी तक जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घर पे हैं, होम क्वारंटीन में हैं, उसमें तो अधिकतर वही लोग हैं जो कि बिल्कुल सिम्टम रहित हैं, जिनको कि कोई भी लक्षण नहीं है। ऐसे में उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन एक पल्स ऑक्सीमीटर से सुबह शाम देखते रहें, अपना बुखार तापमान देखते रहें, और यदि बुखार नहीं टूट रहा है या फिर उनको लगता है कि उनका शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, निश्चित ही तुरंत चिकित्सीय सहायता उनको लेनी चाहिए। बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं, अपना एक खाने में बैलेंस्ड डाइट अपना लेते रहें, और मल्टीविटामिन वगैरह जनरली जो प्रिस्क्राइब रहते हैं वो आप ले सकते हैं।
लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको अपना ऑक्सीजन का शरीर में स्तर सुबह शाम कम से कम उसको देखना है पल्स ऑक्सीमीटर से, और बुखार देखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई बार शुरुआती दौर में लक्षण नहीं आते हैं और 7वें से 10वें दिन के बीच में लक्षण आते हैं। ऐसे में शुरू में 4-5 दिन यदि लक्षण नहीं है, कुछ शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी चीजों को हल्के में नहीं लेना है और हमें सतर्कता का स्तर बिल्कुल बनाए रखना है। डॉक्टर आकाश माथुर जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में तो हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी आबादी एक अफवाह पे काम कर रही है, उस पर अमल कर रही है कि कोरोना नहीं है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं, ख़ासकर उन लोगों को जो समझते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये अफवाह है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ झोला छाप लोगों को भी हमने देखा जो कि टीवी पे आके, यूट्यूब पे आके काफी बार ऐसा बताते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, हम इसको ठीक कर देंगे। ऐसे लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको सच में ऐसा लगता है कोई कोरोना कोई बीमारी नहीं है, तो आप राजधानी कोविड अस्पताल में आपका स्वागत है, हम आपको कोरोना आईसीयू में लेके जाएंगे, आप हमारे साथ वहां पे मरीजों की सेवा करें। तो आप ये समझ पाएंगे कि एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए हर महीने में 15 दिन जाके कोरोना अस्पताल में सेवाएं देना, अपने परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल है। जब 15 दिन के बाद वो आता है, अपने परिवार को रिस्क पे रखना कितना मुश्किल है। वहां पे आपको जो चश्मा आप लगाते हैं उसमें फॉग आ जाता है। 6 घंटे आप कुछ दैनिक क्रियाओं के लिए भी किसी तरीके नहीं जा सकते। आपको ड्यूटी जो 6 से 8 घंटे की होती है, लगभग 8 घंटे की ड्यूटी सभी की रहती है। उसमें ना आपको पानी पी सकते हैं, ना आप किसी और क्रिया के लिए जा सकते हैं। आपका चश्मे पे कई बार अधिकतर फॉग बन जाता है, उसमें आपका विजन जो होता है वो कम हो जाता है। मास्क तरह के जो पीपी आपने पहन रखा होता है वो आपके में कई जगह चुभ रहा होता है। सर में आपके दर्द हो रहा होती है। और उस मरीज से पूछे जो कोरोना से ग्रस्त है, अकेलेपन से वहां पे जूझ रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगा के जो पीड़ित मरीज है। तो मेरा उनसे केवल यही निवेदन है कि यदि आपको सच में लगता है कि कोरोना नहीं है, तो आप आए, कोरोना आईसीयू में आए, वहां पे मरीजों को देखें, उनकी सेवाएं करें, उनको सेवा दें। बहुत अच्छी बात आकाश माथुर जी ने कही। वो लोग जो समझते हैं ये अफवाह है, वो क्वारंटीन सेंटर जाएं और साफ तौर पे जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल करें, उनका इलाज करें, ये बहुत ज़रूरी है। तब उनको बहुत बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या कहेंगे गोपाल जी आप? हाँ, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही ये तो बहुत ही गलत काम है और इनके साथ तो बहुत ही सख्त रवैया प्रशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि अफवाहें जो हैं ये लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता और गलत इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी, जिसकी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। मैं तो जब भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी ग्रुप में या किसी की देखता हूँ तो हम लोग विरोध करते हैं और उसको हटवाते भी हैं। अगर हम लोग सब इसको देखें कि बिल्कुल भी मजाक भी कोरोना पे नहीं होना चाहिए और जो सही बात है वही आगे बढ़नी चाहिए, तो इसके अंदर बहुत ही सुधार हो सकता है। और जो भी लोग गलत फैला रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गोपाल जी, आप समाज सेवी इस वक्त, क्योंकि देश आपको सुन रहा है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महामारी का दूसरा फेज जो है वो आने वाला है, दूसरा चरण आने वाला है, दूसरी लहर आने वाली है, इसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? महामारी में काफी बातचीत हम लोगों ने की है, कोरोना कैसे फैल रहा हो, कैसे उसको रोक सकते हैं। इसमें 2 चीजें जो अभी हमारे डिस्कशन में नहीं आई है, समाज सेवी के हिसाब से मैं उनको भी बहुत जरूरी समझता हूँ। एक तो चूंकि हम लोग काफी समय पर घर पर बैठे और लोगों की इनकम कम हुई है, इसके कारण लोगों में अवसाद बहुत आ रहा है और हम समाज सेवियों का जहाँ जैसे हम लोगों ने भूख के खिलाफ लोगों को खाना बांट के, अन्न बांट के सेवा की है, वैसे ही जिन लोगों में अवसाद आ रहा है उनको समाज में ढूंढें और उनके अवसाद को दूर करने के प्रयत्न करें, उनको थोड़ा हम लोग हाईलाइट करें, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करें। दूसरा, क्योंकि नौकरियां चली गई हैं, लोग आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, सरकार की भी योजनाएं हैं और कई और योजनाएं भी हैं, और जो भी लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं हमारे समाज में, जिन्होंने छोटे मोटे नए व्यवसाय चालू किए हैं, उन लोगों को हम लोग अपनी तरफ से अधिक बढ़ावा दें। अभी महिलाओं ने बहुत सामान बनाए हैं,
और जिन महिलाओं ने अपने सामान बनाए उनके पास मार्केट नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो भी महिलाएं आती हैं उनकी एग्जीबिशन कराने के लिए और उनका सामान बिके, उनको मार्केट मिले। जिन लोगों ने अभी कई लोगों ने जल्दी की और जरूरी से चीजों की दुकानें खोली हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा अपनी दूसरी जगह से खरीद हटाकर उनको देने की कोशिश करें। हम लोग सभी कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं जिसके अंदर सरकार ने इस तरह के जो लोग सामान बना रहे हैं उनसे खरीदने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, उनका प्रचार और प्रसार करें। हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कार्यक्रम है उसके अंदर भी हम लोग भागीदारी करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमारे जो MSME सेक्टर के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी चाहिए कि हम लोग समाज सेवियों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस में लें और लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश करें। तो जहां हम लोग एक तरफ कोरोना के फैलाव को रोकेंगे, वहां कोरोना के जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसको भी रोकने में हम लोग सक्षम होंगे। बड़ी बात गोपाल जी ने कही है। फिलहाल डॉक्टर आकाश माथुर जी, आप इस वक्त देश आपको सुन रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर कोरोना की बात करें और कैसे आप आश्वस्त भी मैं चाहूँगा कि आप करिए कि सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है किस तरह से तैयार हैं, डॉक्टर की टीम किस तरह से तैयार है और इस बीच क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, बेड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि 15 दिन पहले भी हमने राजधानी कोविड अस्पताल में अपने ICU की संख्या में और बेड्स बढ़ाए हैं और कुल संख्या में 150 बेड और बढ़ाए गए हैं। यही स्थिति RML यानी राम मनोहर लोहिया संस्थान और KGMC की भी है। तो सरकार की व्यवस्था पूरी है, ऐसा मुझे लगता है, कम से कम अस्पतालों के स्तर पर तो। लेकिन वो नौबत ना आए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि 23 करोड़ की जो आबादी है, जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और समाज सेवियों के अथक प्रयासों की बदौलत अभी तक हमारे प्रदेश ने अन्य प्रदेशों की तुलना में या अन्य देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से एक किया है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम सभी एक आम नागरिक के रूप में ये संकल्प लें कि भले त्योहारों का मौसम हो, शादियों का मौसम, हम सभी अपने प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश को कोरोना बीमारी की जबरदस्त रोकथाम के साथ उत्तम प्रदेश बनाए रखने में अपना भरसक प्रयास करेंगे। प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और गोपाल दुसियान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना के हर हाल में हराना है, इसके बारे में साफ तौर पे आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो अफवाहें हैं, जैसा कि आप जानते हैं बखूबी, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जिसको लेकर डॉक्टर आकाश माथुर जी ने साफ तौर पर कहा किसी को शक है तो वो जहाँ पे कोरोना पेशेंट का इलाज होता है वह बखूबी आके देख सकता है। उनकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इसी समाज में भी हम देखते हैं कि समाज के कई लोग दुश्मन हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मास्क पहनना है, आपको हाथों को सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी भी आपको बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, जिसका हमें ख्याल रखना है, क्योंकि महामारी का दूसरा चरण भी लौट रहा है, कई मुल्कों में भी लौट रहा है और जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी लौट रहा है। सुबह बोलेगा मैं ताई, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।